तुमने ये अपना वी एस कोड खोल लिया और सीधी सी बात है, कोई सा भी एक फोल्डर लेके main.js मैं यहाँ लिख देता हूँ और अब देखते हैं आगे, है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात, इसको बहुत 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 अच्छे से देखें। देखिए, जब हम जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं, राइट, हम कहते हैं ये हमारा एक बहुत ही कमाल का टूल है, कमाल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, राइट, है ना। अब हम सब जानते हैं इससे काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है। इनिशियली इससे सिर्फ एनिमेशंस बनाए जाते थे, इसका नाम मोगा हुआ करता था, राइट। बट अब इससे एनिमेशन के अलावा भी बहुत कुछ होता है, ये हम सबको पता है कि अब ये पूरी की पूरी बहुत ही कमाल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो ले दे के अगर इसके आप दो तरह के काम देखें, है ना, आप इसके अगर दो तरह के काम देखें तो एक तो जो इसका काम आपको साफ साफ दिखाई देता है वो ये है कि भाई फ्रंट एंड में इसका इस्तेमाल है, फ्रंट एंड में ये लॉजिक लगाने के काम आता है, फ्रंट एंड में ये क्लाइंट साइड जो भी लॉजिक होता है उसको संभालता है कि भाई बटन दबाने पे कुछ हो जाए, है ना, शाम के 7 बजते कुछ हो जाए, पासवर्ड में अपर लेटर या स्मॉल लेटर या गिनती या कुछ स्पेशल कैरेक्टर की कमी हो तो वो बता दो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो भी फ्रंट एंड का लॉजिक है या तो ये संभालता है, बैकएंड से आने वाली एपीआईज को कॉल करके उनका डेटा भी डायनेमिकली दिखाने का काम फ्रंट एंड पर जावास्क्रिप्ट ही करता है, वो भी एक बार अब हल्का सा बीच में भी देख रहे थे। तो कुल मिलाकर के या तो इसका एक काम है फ्रंट एंड का, दूसरा जिसका काम है वो आप जानते हैं कि ये बैकएंड में भी लगाया जा सकता है, और पहले ऐसा नहीं था, ये बाद में ये चीज़ डेवलप हुई, इनिशियली तो इसको सिर्फ फ्रंट एंड के लिए बनाया था लोगों ने। तो जो दूसरा इसका हिस्सा है वो है बैकएंड वाला। तो ये फिर बैकएंड वाला हिस्सा एक अपने पास आ जाता है। अब समझो, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर ये ले दे करके कंप्यूटर के पास गई तो बीच में आपको कंपाइलर तो चाहिए ना यार, बिना कंपाइलर के कंप्यूटर समझेगा कैसे जावास्क्रिप्ट, इतना तो आप समझते हैं, इतना तो हम सबको पता है। तो ये कंपाइलर तो हमको चाहिए ही चाहिए, बिना कंपाइलर के तो हम बात कर ही नहीं पाएंगे कि भाई कंप्यूटर को क्या बोला क्या नहीं बोला, राइट। तो ये जो कंपाइलर है ना, ये कंपाइलर बहुत काम की चीज़ है, इसको ध्यान से समझिए। ये जो कंपाइलर है, इस कंपाइलर को हमको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, कितने तरह का होता है, वगैरह वगैरह। पहली बात तो कंपाइलर मतलब हम सब जानते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देना, ठीक बात है। अब बात बताइए, इतना समझ गया। फ्रंट एंड पर जब आदमी जावास्क्रिप्ट लगा रहा है तो उसका मोटो है, उसका मोटिव है, उसका पर्सपेक्टिव है कि जो मैं वेबसाइट बना रहा था उस पर मैं कोई लॉजिक लगा लूँ कि फलाना फलाना बटन दबे तो फलाना फलाना काम हो जाए, साइड बार का बटन दबाऊं तो साइड बार बगल से स्क्रॉल होता हुआ या स्लाइड होता हुआ बेसिकली आ जाए, स्क्रॉल तो नहीं स्लाइड होता हुआ, राइट। तो अब साइड बार बन HTML CSS से जाएगा, उस स्लाइड होने का इफेक्ट ट्रांजिशन भी CSS से आ जाएगा, बट बटन दबने पर आए और बटन दबने पर ही चला जाए। इसमें बेसिक तौर पे आप JS लगा सकते हैं, वरना कोई बहुत ज़्यादा CSS लिख दे तो उससे भी ये काफ़ी कई बार में खो जाता है, बट क्या ले दे करके वरना हमको JS का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिलता है। और भी कई बहुत छोटे बड़े बहुत बड़े काम है जो JS से फ्रंट एंड पर किए जाते हैं, हम एक आध बार इसको देख भी चुके हैं और बीच बीच में हमने बात भी की है उसकी। आप सबने देखा है कि JS भाई लॉजिकली काम जो है संभालता है फ्रंट एंड का, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो अब अगर फ्रंट एंड को अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रंट एंड मतलब क्या, अभी तक तो यही था कि HTML और CSS। ये HTML CSS का कंपाइलर कौन है ये बताओ? ब्राउज़र, है ना। VS कोड या नोटपैड या एटम या सबलाइम टेक्स्ट या ये सब तो कोड एडिटर हुए जहाँ कोड लिखोगे। नोटपैड तो फिर भी टेक्स्ट एडिटर है, उसको तो कोड एडिटर भी नहीं बोल सकते, बट फिर भी, है ना। कंपाइलर तो ये नहीं है ये, हाँ, कंपाइलर तो ले दे के ब्राउज़र है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो फ्रंट एंड के मामले में जो कंप्यूटर तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी है, अगर कंप्यूटर तक कंपाइल करके कोई बात पहुंचानी है तो वो कंपाइल करेगा कौन? ब्राउज़र।
ब्राउज़र है वो आदमी जिसकी जिम्मेदारी है कि जो फ्रंट एंड में है उसको कंपाइल करके कंप्यूटर तक पहुंचाए, राइट। अच्छा, बैकएंड में ब्राउज़र होता है? बैकएंड में कहाँ ब्राउज़र होता है? बैकएंड में तो कोई ब्राउज़र नहीं होता। तो बैकएंड में जब ब्राउज़र नहीं होता तो फिर बैकएंड के केस में अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो वहाँ पे शायद सीधा कंपाइलर होता होगा, है ना। तो फ्रंट एंड के केस में कोई अलग से कंपाइलर नहीं होता, आपका ब्राउज़र ही आपका कंपाइलर है। और जब आप HTML या CSS लिखते हैं, लाइव सर्वर नाम के टूल से उसे खोलने की कोशिश करते हैं, तो HTML और CSS को समझ करके आपको दिखाने की जिम्मेदारी आपके ब्राउज़र की ही होती है। आपको कुछ अलग से डाउनलोड ना VS कोड के अंदर करना है ना VS कोड के बाहर करना है HTML समझाने के लिए। आप इनफैक्ट कुछ डाउनलोड मत करो, आप सीधा सीधा नोटपैड खोल लो और वहाँ जा कर के अगर आप HTML लिखो और फिर बाद में आप उसे डबल क्लिक करके खोलो तो खुल तो जाएगा ही, है ना, बिल्कुल खुल जाएगा, उसमें कुछ आपको अलग से चाहिए नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर बैकएंड के केस में ऐसा नहीं होता। आप कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट डेटाबेस से डेटा निकाल के लाओ, जावास्क्रिप्ट रेजर पे से पेमेंट गेटवे कनेक्ट करना है, आदमी पैसा भेजेगा फ्रंट एंड से, हमको बैंक में जाके जमा करना है। अरे जावास्क्रिप्ट OTP जनरेट करो, यूजर ने फॉरगेट पासवर्ड का बटन दबाया है फ्रंट एंड में। अब OTP जनरेट करना फ्रंट एंड का काम तो नहीं है, पासवर्ड सेव करना बदलना बैकएंड का काम है। पैसा आ गया नहीं आ गया, पेमेंट गेटवे, रेजर पे, गूगल पे, जो भी है वो बैकएंड का काम है, राइट। आपका आधार कार्ड का नंबर आपने डाला, जिस जगह डाला वो इनपुट का बॉक्स डेफिनेटली फ्रंट एंड था। बटन दबाने पर अगर आपने 4 ही डिजिट डाले थे तो एरर आया, वो भी फ्रंट एंड था जावास्क्रिप्ट। बट सब कुछ सही था, सारे नंबर की गिनती वगैरह सब सही थी। अब वो वाकई एक असली आदमी का आधार कार्ड है, और अगर असली आदमी का है तो क्या आपने जो अभी अभी अपना नाम पता फोटो डाली है, आपका नाम पता फोटो आपके आधार कार्ड से मैच करती है? ये KYC करना बैकएंड का काम है। अब बैकएंड ये अपने से नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट से APIs वगैरह लेकर, वो अलग बात है, उस पर बाद में आप बात करते हैं। बट ले दे के काम बैकएंड का है। वो सब काम करने के लिए ब्राउज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राउज़र का काम होता क्या है? ब्राउज़र का काम होता है वेबसाइट को दिखाना, वेबसाइट पर जो कंटेंट आपको मिला है उसको कंपाइल करके आपको दिखाना, क्या भैया देखिए ये आया है रिस्पॉन्स। ब्राउज़र का काम होता है आपको सर्च इंजन से जोड़ना, गूगल को आप खोलेंगे कैसे ब्राउज़र नहीं होगा तो, राइट। ब्राउज़र का काम ये तो नहीं कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो जाए। तो उस केस में जो हमारा कंपाइलर है वो कौन है? फिर उस केस में जो कंपाइलर है उसका नाम है Node.js। तो इसका मतलब हुआ कि Node.js नाम का जो जावास्क्रिप्ट का टूल ऐप जो भी हमने डाउनलोड किया था, आपको तभी भी बताया था, आपको फिर वापस बता रहा हूँ, वो एक आप आसान भाषा में कहें तो कंपाइलर है आपके जावास्क्रिप्ट का, जो आपको पूरा टेक्निकल डेफिनेशन दें। तो Node.js is a runtime environment which helps us to run the JavaScript outside the browser. Nothing more than that, just simple. बात को समझे आपने क्या बोला कि भाई Node.js एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक रन टाइम एनवायरनमेंट, एक कंपाइलर है जो आपकी मदद करता है जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर चलाने में। क्यों चलाना है बाहर? बैकएंड करने के लिए। आजकल तो गेम भी बनने लग गए हैं, तो गेम बनाने के लिए, रोबोट बनने लग गए तो रोबोट बनाने के लिए। भाई मुझे ऐप बनानी है फ़ोन की तो उसके लिए। बात समझ रहे हैं? ऐप तो नहीं चलती ब्राउज़र पे। तो क्या सीखा हमने कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए आपके पास कंपाइलर होना चाहिए। बट चूंकि आज तक जावास्क्रिप्ट का काम ही सारा फ्रंट एंड का था, तो फ्रंट एंड का सारा लेना देना ब्राउज़र संभालता है, तो कंपाइलर भी ब्राउज़र के अंदर ही था। बट अब जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट का विकास और ज़्यादा हुआ और हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट अब ब्राउज़र के अलावा, माने फ्रंट एंड के अलावा भी बहुत दूसरे काम कर रहा है, तो अब कंपाइलर को ब्राउज़र के अलावा भी तो होना पड़ेगा ना। मैं ब्राउज़र से हटाने की बात तो कर ही नहीं रहा भाई, वहाँ तो चाहिए ही, तो मेन शुरू से उसी लिए बनाया था। बट अब उसके अलावा भी चाहिए। उसके अलावा क्यों चाहिए? क्योंकि ऐप बनानी है जावास्क्रिप्ट से, और ऐप ब्राउज़र पर नहीं चला सकते, गेम ब्राउज़र पे नहीं चला सकते। उसके लिए फिर हमको जावास्क्रिप्ट का सेपरेट कंपाइलर चाहिए होगा। ये बात क्लियर है? कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं? पक्का सबको क्लियर है ये बात? डन। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। अगर आप जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को ध्यान से बदल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया फ्रंट एंड पर फ्रंट एंड का काम था, बैक एंड का काम था, तो ज़रा एक बात बताइए,
फ्रंट एंड पर जो काम थे उनसे कहीं से भी थोड़ा बहुत भी मेल खाता है क्या बैक एंड का काम? फ्रंट एंड पर काम था, HTML नाम के टैग में क्या लिखा है, जरूरत पड़ने पर बदल दो, डॉम, जिस पर हम परसों बात कर रहे थे, जिस पर अभी मैं वापस आता हूँ, उसी की बहुत तगड़ी आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कामों का फ़र्क है, ये कामों का जो फ़र्क है ये तो बहुत ज़्यादा है यार। एक तरफ आप कह रहे हैं एनिमेशन लगाना है, बटन दबाना है, एक तरफ आप कह रहे हैं डेटाबेस से बात करनी है, तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होने वाले शब्द भी बदल जाएंगे, हाँ कि ना? आप ध्यान से समझिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इनर HTML, इनर टेक्स्ट, इस तरह के शब्द मायने रखते हैं फ्रंट एंड में। और इनका नाम से समझ में भी आ रहा है कि इनर HTML मतलब जावास्क्रिप्ट में जो ये शब्द है इनर HTML, ये किसी टैग के अंदर के HTML को टारगेट करने के काम आएगा। हमें आता नहीं यूज़ करना अभी बहुत ज़्यादा, बट नाम से इतना तो समझ आ रहा है। अब मैं आपको एक नाम बताता हूँ, उसका नाम है मान लीजिए क्या ले लें, API। अब API नाम का ये शब्द है, राइट? अब मान लीजिए नोड या बैकएंड पढ़ते समय आपने कहा क्रिएटिंग अ सिंपल API, अब ये चैप्टर का नाम है क्रिएटिंग अ सिंपल API। तो इतना तो आपने फ्रंट एंड में भी देखा है, अभी तक फ्रंट एंड में API नाम का कोई चैप्टर नहीं होता, बहुत से बहुत कॉल करना पड़ेगा। बनाने का काम अगर कहें क्रिएटिंग अ सिंपल API, तो वो तो बैकएंड का ही काम है। फ्रंट एंड में API का काम तो होता ही है, ऐसा नहीं कह सकते, बट हाँ, बट जब बनाने की बात आएगी तब तो वो तो बैकएंड का काम है। तो API बनाने के लिए जो टर्म या जो वर्ड या जो सिंटेक्स लगेगा वो फ्रंट एंड में नहीं है। जो फ्रंट एंड में शब्द है इनर HTML वो बैक एंड में नहीं है। तो दोनों का कंपाइलर अलग अलग है अगर, तो दोनों के कंपाइलर में यहाँ पर फर्क आएगा कि नहीं आएगा? नोड में इनर HTML होता होगा क्या? क्योंकि जरूरत नहीं है। और फ्रंट एंड पर पाथ, डेटाबेस कनेक्टिविटी या ये API बनाने का फीचर होता होगा क्या? लिखा आप जावास्क्रिप्ट ही रहे हो। बात समझ रहे हो? जावास्क्रिप्ट को पहली बात तो हमने ये कहा कि दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दो अलग अलग कंपाइलर हैं। एक तो ब्राउज़र के अंदर लगा हुआ है, हर ब्राउज़र में होता है और फ्रंट एंड का काम संभालता है, और एक हमने कहा नोड है जो बैक एंड का काम संभालता है, बाकी जो ब्राउज़र के अलावा दूसरे काम है वो देखता है। तो ब्राउज़र के अलावा दूसरे काम देखता है तो दूसरे फीचर देता होगा। ब्राउज़र फ्रंट एंड के काम संभालता है तो फ्रंट एंड के फीचर देता होगा, तभी तो संभाल पाता है ना, क्योंकि काम तो अलग अलग है, तभी तो कंपाइलर अलग अलग थे। तो कंपाइलर में फीचर्स भी अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? सीधी सी बात है, अलग अलग होंगे। आप कह रहे हैं कि मेरे पास दो तरह की कारें हैं, एक मेरे पास है ऑफ रोडिंग करने के लिए कि पहाड़ों पर चलाऊंगा उसको जाके जंगलों में, और एक है मेरे पास कि एकदम बिल्कुल मक्खन जैसी सड़क पर चलाना है और एकदम स्पीड में चलाना है। तो दो अलग अलग कारें हैं, है दोनों कार ही, दोनों में ही स्टीयरिंग व्हील है, दोनों में ही ब्रेक है, दोनों में ही एक्सीलरेटर है। बट मुद्दे की बात है दोनों के फीचर्स में बहुत अंतर होगा, दोनों के आप कह सकते हो स्पेसिफिकेशंस बहुत अलग होंगे, राइट? तो वैसे ही कंपाइलर तो दोनों है, लिख तो दोनों जगह जावास्क्रिप्ट रहे हैं, बट पर्पस अलग है तो फीचर्स भी अलग हैं। या हमको चाहिए ऐसा शब्द जो हमारी मदद करे, अच्छा डेटाबेस से जो डेटा आया वो सही है क्या, या हमको फीचर चाहिए API कैसे बनता है। वहीं फ्रंट एंड में हमको फीचर चाहिए, अरे वो एनिमेशन जरा 2 सेकंड डिले करना यार, हाँ कि ना? फ़र्क समझ आ रही है बात की? तो इसीलिए पहली बात तो ये आप ध्यान में रखें कि एक तो आपके पास जावास्क्रिप्ट के मेजरली दो तरह के कंपाइलर होते हैं, एक तो बैकएंड का नोड और एक फ्रंट एंड में ब्राउज़र। तो सर फिर हमने आज तक फ्रंट एंड पढ़ा नहीं है अभी तक पूरा, बैकएंड पर तो अभी बहुत टाइम है, फिर हमने नोड ही क्यों डाउनलोड किया? जब जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर दोनों ही जगह होता है तो फिर हमने नोड क्यों डाउनलोड किया? नोड तो वैसे भी बैकएंड पर है। अब फ्रंट एंड को तो जब जावास्क्रिप्ट समझ में आता ही है तो हमने नोड डाउनलोड करके क्यों ऐसा सीखा कि console.log हाई कर दो और ये रन का बटन दबाओ तो यहीं के यहीं आंसर आ जाता है। हमने ये नोड किया क्यों डाउनलोड? हमने इसीलिए तो नोड डाउनलोड किया था ना कि यहीं के यहीं आंसर आ जाता है, ब्राउज़र पर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या बात सोची थी? हमने सोची थी कि बैकएंड का जावास्क्रिप्ट पढ़ें कि फ्रंट एंड का जावास्क्रिप्ट पढ़ें, उससे पहले बहुत सारा बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा, प्योर फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट। अब एक बात बताइए, अगर बैकएंड से अगर डेटाबेस से आया हुआ डेटा एक एरे है,
5 लोगों का नाम अपने डेटाबेस से मंगाया था, आया। आपने कहा 5 का ना आए, 4 का ही आए, तो बोल देना नॉट सफिशिएंट यूजर्स, एटलीस्ट 5 आर नीडेड। 5-6 और ऐड करो, 2-4 और ऐड करो, एक और ऐड करो तो हम दिखाएं। मैंने क्या बोला, आप एक वेबसाइट पर कुछ लोगों का कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते थे, कुछ नाम लोगों का दिखाना चाहते थे, बट बैकएंड में इतना डेटा था नहीं, तो आपने डेटा निकाला डेटाबेस से, बैकएंड पर डेटा आया। अब बैकएंड की जिम्मेदारी थी कि एपीआई लगा करके वो डेटा फ्रंट एंड को दे दे, फ्रंट एंड उसे दिखा देता, राइट। बट जब डेटाबेस से डेटा आया तो आपने नोटिस किया कि मात्र 2 आदमी का नाम है, कम से कम 5 चाहिए था। तो अब आप इफ एल्स लगा के ही तो मना करेंगे ना। अच्छा ठीक है, चलिए फ्रंट एंड पे आ गए हम, छोड़िए बैकएंड को। आपने कहा यूज़र ने अगर पासवर्ड में कैपिटल लेटर डाला हो तभी सबमिट करने देना, ना डाला हो तो मना कर देना। तो यहाँ भी इफ एल्स लगेगा। तो इफ और एल्स, लूप, एरे, फंक्शन, console.log, वेरिएबल, प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, ये तो ऐसे चैप्टर है जो दोनों जगह जरूरी हैं। हाँ, इनर HTML नाम का चैप्टर शब्द फ्रंट एंड में अलग है, बैक एंड में नहीं होता। डेटाबेस एपीआई बनाने का चैप्टर बैक एंड में होता है, फ्रंट एंड में नहीं होता, क्योंकि ये एडवांस काम है। प्लस, माइनस, जोड़, घटा, गुना, भाग, ग्रेटर देन, लेस देन, इफ, एल्स, स्विच, लूप, एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, ये तो दोनों जगह होंगे। तो जब ये दोनों जगह हैं, तो जब हम ये पढ़ रहे हैं ये वाला चैप्टर, तो हम ब्राउज़र का कंपाइलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नोड भी। और जब हमको डेटाबेस चाहिए होगा तो नोड ही करना पड़ेगा, और जब हमको फ्रंट एंड का काम करना हो तो ब्राउज़र ही करना पड़ेगा। बट ना अभी हम फ्रंट एंड पर पहुँचे हैं, ना हम फ्रंट एंड में जाकर के डॉम अभी तक पढ़ रहे थे, और ना अभी तक डेटाबेस वगैरह आया था। तो कहीं लिख लो, कहीं भी लिख लो जावास्क्रिप्ट। तुम 5 जोड़ 2 कर रहे हो, 5 + 2 7 आता है इसका आंसर। ये नोड को भी समझेगा, ये ब्राउज़र को भी समझेगा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो इसीलिए या तो तुम एक काम करो कि एक HTML की फाइल बनाओ main.html, और main.html में जाने के बाद तुम यहाँ जाओ और यहाँ जाकर के स्क्रिप्ट टैग लगा के, जैसा कि तुम बूटस्ट्रैप भी लिंक करते थे, इसको लिंक कर दो। और अब जब तुम इसको खोलोगे ओपन विद लाइव सर्वर और राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पर जाओगे, कंसोल पर, तो ये रहा तुम्हारा हाई। इसको भी समझ गया, और यहीं के यहीं आंसर तो आ ही जा रहा है। ये नोड है जो VS कोड के अंदर ही आंसर दे रहा है, ब्राउज़र की जरूरत नहीं, और ब्राउज़र को भी समझ रहा है, मतलब दोनों में कंपाइलर है ना। तो चूंकि हम अभी कोई फ्रंट एंड रिलेटेड काम नहीं कर रहे, ये बड़ा आलस आता है कि console.log 6+3 इतना सा काम करने के लिए पहले मैं HTML की फाइल बनाऊं, उसमें जावास्क्रिप्ट लिंक करूं, उसे लाइव सर्वर से खोलूं, उसके बाद दूसरे वाले पेज पर जाऊं, वहां इंस्पेक्ट पे जाऊं, फिर कंसोल खोलूं, फिर आंसर देखूं। इसमें आलस आता है। जब काम इतना सिंपल है कि कहीं भी हो सकता है, तो यहीं हो जाए तो भला है, क्या दिक्कत है, यहीं की यहीं दिखा दो फिर, ठीक है। तो हालांकि कहीं भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हो गया बेसिक ख़त्म, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, बात समझ आ रही है। तो ये यहाँ पर हो गया है बेसिक्स ख़त्म। अब बेसिक अगर ख़त्म हो गया है तो अब हमको फ्रंट एंड पर काम करना चाहिए, और फ्रंट एंड पर काम करने के लिए अब हमें नोड का काम फ़िलहाल कुछ दिनों तक तो नहीं है। तो सर आपके कहने का मतलब है कि नोड फ्रंट एंड पे कभी नहीं लगता? नहीं, वो एक चर्चा का विषय है, उस पर हम फुर्सत से आएंगे। ऐसा नहीं कहा कि लगता ही नहीं है। हालांकि सर अभी तक आप बोल तो यही रहे थे कि जब भी ब्राउज़र से बाहर चलाना हो, ये हो वो हो। हाँ, तो मैंने ये कहा कि फ्रंट एंड का कोई काम ब्राउज़र के बाहर नहीं हो सकता। तो अब इस पर हम बाद में फुर्सत से आएंगे, दोनों बातें अलग अलग हैं, तो वो फिर उस पर बाद में चर्चा की जाएगी, अभी वहाँ नहीं जाते। बट फ़िलहाल तो जो है अभी नोड को साइड में रखना है और ब्राउज़र पर ही जा कर के काम करना है। तो ये पहले तो फ़र्क समझा। अब इतना लंबा जो भाषण आपको दिया है, उस पूरे कंक्लूजन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, और वो ये है कि नोड पर फीचर्स अलग हैं और ब्राउज़र पर फीचर्स अलग हैं। और उन्हीं अलग फीचर्स में एक बहुत कमाल का फीचर है जिसका नाम है विंडो। का नाम बताया? ये विंडो एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रैकेट डॉट लगा के तुम इसके अंदर से चीज़ें निकालोगे। एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं, एरे होता है, फंक्शन होते हैं, वेरिएबल होता है। तो विंडो नाम के ऑब्जेक्ट में भी और दूसरे ऑब्जेक्ट होंगे, शायद कोई एरे होगा, शायद कुछ वेरिएबल होंगे, और शायद कुछ मेथड्स हो सकते हैं, फंक्शंस, उन्हीं को मेथड्स कह देते हैं ऑब्जेक्ट में बना हो तो, राइट।
इस विंडो नाम के ऑब्जेक्ट में कुल 3 चीज़ें, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। विंडो नाम का एक ऑब्जेक्ट आपको ब्राउज़र ने गिफ्ट किया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप फ्रंट एंड का काम करना चाहते हैं, तो ब्राउज़र पर फ्रंट एंड का काम होता है, फ्रंट एंड के काम संभालने के लिए कुछ ना कुछ अंतर आएगा ना, तो जो अंतर आया है वो विंडो का है। ये विंडो नोड पे नहीं होता, वैसे नोड पे ऐसा बहुत कुछ होता है जो वहाँ नहीं होता। तो ये विंडो नाम के ऑब्जेक्ट में कुल 3 चीज़ें हैं। पहला डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दूसरा बॉम, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, तीसरा बेसिक जावास्क्रिप्ट, कंसोल डॉट लगा है, a+b, लूप, इफ एल्स, फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? तो कुल मिला करके अगर आप ध्यान से देखें, आप यहाँ जाएं तो फ्रंट एंड के अंदर आपको एक जो चीज़ मिलेगी विच इज़ कॉल्ड विंडो। क्या मिलेगा गाइस? इस विंडो के अंदर आपको 3 अद्भुत लोग मिलेंगे। एक मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक मिलेगा आपको ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, और एक आपको मिलेगा बेसिक जेएस। सही है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ। बॉम क्या होता है? क्या मतलब इसका? अब आपको कैमरा एक्सेस करना है ब्राउज़र का, माइक्रोफोन एक्सेस करना है गूगल मीट जैसे, आपको लोकेशन निकालनी है, दिस वेबसाइट वांट्स टू नो योर लोकेशन, तो आपको किसी इंसान की हिस्ट्री देखनी है, तो वो जो फिर ब्राउज़र को कंट्रोल करने वाले काम है। आप चाहते हैं ब्राउज़र अपने आप एक नया विंडो खोल दे, होता है दिस पेज विल रीडायरेक्ट टू अ न्यू पेज, अपने आप एक नया विंडो खुल जाता है। तो वो सब जो ब्राउज़र के काम होते हैं वो आप कह सकते हैं बॉम से। माइक एक्सेस करना, कैमरा एक्सेस करना, स्टोरेज एक्सेस करना, ये सब ब्राउज़र में होता है। हाँ हाँ हाँ, कंट्रोलिंग द ब्राउज़र, ठीक है? आप इसको देखें तो ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ पर कहते हैं कंट्रोलिंग द HTML एंड CSS। तो ये जो हिस्सा है कंट्रोलिंग द HTML एंड CSS, ये कहलाता है डॉम, और जो ब्राउज़र कंट्रोल करने वाला हिस्सा है वो कहलाता है बॉम। कोई दिक्कत तो नहीं? बेसिक जेएस तो समझ में आता ही है। अब डॉक कैसे कैसे काम करता है ये? तो यहाँ हमारे पास होता है एक कमाल का इंसान, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट। क्या नाम है गाइस इसका? इस डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा का पूरा HTML है, पूरा का पूरा CSS है, और उन दोनों के साथ काम करने के लिए बहुत 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 सारे फंक्शंस हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है डॉट लगाएंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, पूरा का पूरा HTML मिलेगा और CSS मिलेगा, ठीक है? आप फिर जावास्क्रिप्ट को कह के उनको कंट्रोल करवा सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट के पास एक बार HTML आ गया तो फिर आप लॉजिक लगा सकते हैं उस पर, राइट? तो कैसे करते हैं आओ देखें। तो ये रहा अपना HTML, यहाँ पे लिंक कर दिया है इसको। आइए ध्यान से देखें, हमने कहा h1 टैग, हमने कहा हेलो, ठीक है? आइए ज़रा ध्यान से समझते हैं। जेएस में गए, एक वेरिएबल बनाइए, लिखिए डॉक्यूमेंट, कंसोल लॉग ए कर दीजिए। कंसोल लॉग डॉक्यूमेंट भी कर सकते थे, फिलहाल ऐसा कर रहा हूँ। ज़रा पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या। ध्यान से देखिए, माउस लेके जाते समझ रहे हैं, पूरा पेज है ना, खोलिए इसको, है पूरा पेज, ठीक है? अब मैंने कहा a.body, अब बाकी कोई टैग सीधा टारगेट नहीं कर सकते, बट कम से कम बॉडी हो गया। बाकी कोई टैग सीधा टारगेट नहीं कर सकते, मतलब आप कब तक बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट सेंटर डॉट h1 डॉट बोल्ड, कितना बोल लोगे आप? h1 डॉट बोल्ड तो खैर कोई नहीं काम आएगा, बोल्ड तो होता ही h1, पहले h1 डॉट मान लो कि ठीक है इटैलिक या अंडरलाइन, कितना ही बोल लोगे आप? तो हमारे पास बेहतरीन फंक्शंस हैं, मतलब आप लिखो डॉट
देख रहे हो कितने सारे फंक्शंस हैं। इसी में एक आता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या नाम है? गेट एलिमेंट बाय आईडी। नाम से समझ आ ही रहा होगा, एनिमेशन बनाने का काम आता है। नाम ही से क्लियर है कि भैया आपका कोई एलिमेंट आईडी के हिसाब से निकाल करके ये दे देगा। नाम ही इतने सिंपल है, राइट। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, डबल कोट में आईडी का नाम दे दीजिए। मैंने क्या नाम बनाया था? माई H1। तो मैंने यहाँ जा करके लिख दिया, आपको अच्छा नाम नहीं है बट ठीक है, माई H1। अब माई H1 नाम का स्मॉल कैपिटल देख के जो टैग है, कोई हैशटैग मत लगाना, आईडी तो लिख ही रखा है, कहाँ आ जाएगा? ए में। और मैंने आपसे क्या कहा कि हर चीज़ जो है टैग ही होती है। इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए हेलो है और ये आपके पास ये टैग आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, ये समझ गए अच्छे से, डन। अब ए पर डॉट लगाइए एक बार, तो आपको मिलेंगी कई चीज़ें, जैसे कि इनर टेक्स्ट। तो ए के अंदर का टेक्स्ट आ गया। अब मैं उस पर आता हूँ आराम से, उससे पहले टारगेटिंग खत्म कर लें, फिर आते हैं उस पर कि पहले तो टारगेट कैसे करना है वो सीख लीजिए। तो आईडी से तो आपको आ गया। अब एक काम करते हैं, क्लास से सीखते हैं। ये याद है ना, ये एमिट। ये 5 पैराग्राफ आ गए। अब चलते हैं यहाँ पे, हमने कहा लेट बी बराबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ख्याल रखना गेट एलिमेंट्स है, एस का ख्याल रखना। जाके कह दिया पैरा। नहीं 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 नहीं, क्लासेस था, क्लासेस ही होगा। बताता हूँ उसका, कंसोल लॉग बी। एक एरे आया, क्लास से करोगे तो एरे आएगा। अब उसमें से कोई एक चाहिए हो तो भाई जाके इंडेक्स दे दो। पहले नंबर वाला आ गया, 0 फर्स्ट इंडेक्स पर तो hello 2 ही है ना, 0th इंडेक्स पर hello 1 था, इजी है, डन। और फिर फाइनली फिलहाल के लिए आता है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, है ना। तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम को ज़रा हम एक बार देखते हैं। हम यहाँ गए, हमने कहा जा करके लेट सी बराबर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, हमने लिख दिया पी नाम का टैग, और हमने कहा जा करके सी। तो इसमें सब आ जाएंगे, क्लास वाले भी, बिना क्लास वाले भी। देखो 8 के 8 आ गए सारे के सारे। इजी है, ये समझ आ रहा है अच्छे से, कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये होप सो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। इस अच्छे से आया, टारगेटिंग सीख गए। अब टारगेट करने के बाद क्या, रहने देता हूँ, कमेंट कर देते हैं। चलिए, क्या काहे के लिए कमेंट भी करना है, रहने ही दीजिए, छोड़िए। तो ये है, अब एक बार आदमी ने टारगेट कर लिया, तो टारगेट करने के बाद करे क्या उसका, तो ध्यान से समझिए। हम सबसे पहले HTML को कंट्रोल करना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने आप समझ आ जाएगा कि हम यहाँ से क्यों कर रहे हैं, है ना। सीधी सी बात है, अगर कुछ लिखना ही होता तो आदमी वहाँ जाके भी लिख ही सकता है, यहाँ से लिखने का कोई सेंस है? आपको थोड़ा बहुत तो बताया ही था। ए डॉट आप लिख सकते हैं इनर टेक्स्ट, ये लिखने से ए नाम के टैग में जो भी है वो आपको दिख जाएगा, ये आ गया। एक तरीका और है यही काम करने का, वो है इनर HTML। उसमें स्पेस वगैरह भी आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब एक बात और बताइए, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं मैं काम करता हूँ, अंडरलाइन टैग के अंदर इसको लिख देता हूँ, तो क्या सीखा आपने? इनर HTML ने अंडरलाइन टैग भी लिख के दिया और इनर टेक्स्ट ने सिर्फ हेलो भर। ठीक है, फ़र्क समझा दोनों में? डन। एक और है जिसके बारे में आपका होमवर्क है, आप पता करके आएंगे, टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, क्योंकि ये और इनर टेक्स्ट जोड़ीदार है। तो इसमें और इनर टेक्स्ट में क्या अंतर है आपको पता करना है। ये HTML नहीं देगा, नहीं दे रहा है ना। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिससे आप किसी भी टैग के अंदर का टेक्स्ट निकाल के देख सकते हैं, और चाहे तो बदल भी सकते हैं। बदलेंगे कैसे? अब मैं जाऊं और जाके मैं कहूं कि ए डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हे, बदल गया। ठीक है, इनर HTML लिखता तो कोई टैग भी लिख सकता था, जैसे मैं लिखता, जैसे यहीं देखो
मैं जाऊँगा, मैं जा करके लिख दूँगा लेट से क्यू टैग, याद है कोट, हुआ क्या नहीं, इन HTML लिखते हैं, ठीक है, फ़र्क समझ गया अच्छे से। अब ये एक बार आपको आ गया हो तो अब आगे बढ़े, एक बार देख लीजिए। कहाँ पे ए के इनर HTML में क्यू नाम का टैग डाल दो। कंसोल लॉक करते तो कंसोल पे प्रिंट होता। हम कह रहे हैं कि ए नाम का जो h1 नाम का टैग हमने अभी अभी टारगेट किया, उसके अंदर के HTML को बदल के ऐसा कर दो, तो वो जो पहले लिखा हुआ है उसका मतलब है जो लिखा है उसे प्रिंट करके दिखाओ मुझे, जो पहले से h1 टैग में है उसे मुझे दिखाओ, और यहाँ मैं उसको बदल रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग ए का क्या मतलब होता है, ए में जो है उसे दिखा दो, और ए बराबर 6 का क्या मतलब होता है, ए में जो भी हटा के 6 कर दो। तो इस टैग के इनर HTML में जो कुछ भी था वो ख़त्म हो गया और उसके जगह है आ गया। अब ये टैग के अंदर जो कुछ भी था वो पेज पे भी तो दिख रहा था, तो पेज पे भी तो बदलेगा। समझा? अच्छे से समझा? नहीं आया तो बताओ। किसने पूछा? नहीं, बिल्कुल ये आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग वीडियो देखिए। हाँ, कंसोल पे नहीं बदला, कंसोल पे क्योंकि कंसोल पे पहले प्रिंट करा है ना आपने। ओके, कोई दिक्कत तकलीफ गाइस? ठीक है, बढ़िया। अब इसको हटाते हैं। तो क्या सीखा आपने इससे? आपने इतना सा समझा कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी टैग को टारगेट कीजिए, एक बार आप उसे टारगेट कर लेंगे तो वो टैग उठ करके आपके पास आ जाएगा। अब एक बार वो टैग आपके पास आ गया तो आप चाहें तो उसके अंदर क्या लिखा है HTML के अंदर आपने, उसको आप यहाँ कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं। कैसे? इनर टेक्स्ट या इनर HTML से। और अगर आप उसे बदल देंगे तो उस टैग के अंदर लिखा कंटेंट बदल जाएगा। टैग के अंदर का कंटेंट बदलेगा तो फिर पेज पर भी तो चीज़ चेंज हो जाएगी ना। कैसे किया था आपने ये, एक बार दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने इसको हटाया, आपने जाकर के लिखा एक बॉक्स नाम का डिव है। हाँ तो करो टारगेट, करो, और काहे का पैसा मिलेगा। इतना आसान काम होता कि 5 मिनट में हो गया तो लाख रुपए सैलरी काहे की है। डन। हाँ, असल में 50, 100, 200 चीज़ें टारगेट करनी नहीं होती। एक बात ये भी तो समझो, अब पूरा का पूरा HTML थोड़ी ना टारगेट कर दोगे, जितना सा हिस्सा बदलने का है उतना ही तो टारगेट करोगे आप, कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ मुझे 2-4 बटन बनाए हैं, इन पे बटन दबाने पे कुछ होना चाहिए। अब पूरी वेबसाइट में कितने ही बटन होंगे, 2000 तो होंगे नहीं, राइट? तो वो मुद्दे की बात है, कुछ अपडेट कर रहे हैं। हाँ, अब लोगो, हाँ लोगो लिखा पड़ा है, साइड बार बना पड़ा है, तो उनको तो छेड़ना नहीं है, तो उनको टारगेट करके क्या करोगे। दूसरा, अब वेबसाइट और मान लो बड़ी होने लगे तो लगाओ फिर रिएक्ट, उसी लिए रिएक्ट है ना, कि आपका काम थोड़ा और आसान हो जाए डॉम के झंझटों से। तो हमने कहा लेट बॉक्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हमने कहा बॉक्स, यही नाम था ना, तो बॉक्स नाम के टैग को बॉक्स नाम के ही वेरिएबल में रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तभी ए रखा था तो ए से भी कोई दिक्कत नहीं था एकदम। नीचे आके कहा बॉक्स, तो पूरा का पूरा डिफ प्रिंट हो गया। अब जाके कहा बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट, तो बॉक्स में जो लिखा था वो प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये किसी चीज़ के टैग, किसी टैग के अंदर के कंटेंट को टारगेट कर सकती है। तो बॉक्स लिखा, डॉट इनर टेक्स्ट लिखा, जाके लिखा। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि सुनो भाई, हाँ सुनो भाई, ये जो तुम टैग लिख करके रखा है, इस टैग के अंदर के टेक्स्ट को बदल के हे कर दो। तो तुमने लिखा पहले ये था, जब ये ब्राउज़र पे गया तो ब्राउज़र पे भी यही लिखा रहेगा। जावास्क्रिप्ट ने ब्राउज़र से कहा मेरे भाई
जो लिखा है वो हटा के ये लिखाओ जो मैं कह रहा हूँ। तब जब ब्राउज़र ने HTML बदल दिया तो बदला हुआ HTML दिखाई देगा। ब्राउज़र को क्या है, जो दिखा कहोगे वो दिखा देगा। अब वो बदला हुआ आ रहा है। ये समझा कि काम कैसे कर रहा है? अभी क्लियर है? अभी ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। अब ये तो हो गया किसी टैग के अंदर के कंटेंट को टारगेट करने की बात। आओ ज़रा इस पे कुछ बना के देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। डन? एक छोटी सी चीज़ और, वैसे तो ये चैप्टर आगे का है बट इतना बेसिक तो चला सकते हैं। मैंने एक बटन बनाया। अभी HTML कंट्रोल करना ख़त्म नहीं हुआ। HTML में और भी बहुत कुछ होता है कंट्रोल करने के लिए, बट पहले इतना ही रखो फिलहाल, ठीक है। बटन पे मैंने कहा क्लिक मी, ठीक है। और इस बटन पे जाकर के मैंने कहा ऑन क्लिक नाम का एक एट्रीब्यूट हम सीखेंगे। इन्हें इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट्स मतलब कुछ होना, कुछ भी होना, क्लिक होना, स्क्रॉल होना, रिलोड होना, डबल क्लिक करना, कुछ भी बदलाव जो पेज पर होता है उसे ही इवेंट कहा जाता है। और ये ऑन क्लिक को ज़रूरी नहीं कि बटन पर ही लगाओ, तुम जाके डिव पे भी लगा सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। और मुद्दे की बात क्या है कि ऑन क्लिक मतलब जब इस बटन पे क्लिक हो तो मैंने कहा फन नाम का फंक्शन चला देना। हाँ। अब जब इस पे क्लिक होगा तो फन नाम का फंक्शन चल जाएगा। चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, जाके कहता हूँ फंक्शन फन, जाके कहता हूँ कंसोल लॉग हाई। 1 2 3 4 5 देख रहे हो? जैसे जैसे दबा रहा हूँ हाई आ रहा है। क्यों नहीं मैं एक काम करता कि मैं जाके कहता हूँ कि बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML कुछ भी बराबर। अब जब मैं बटन दबाऊंगा तो बॉक्स मैंने डिलीट ही कर दिया है। एक सेंटर टैग, सेंटर में हैशटैग बॉक्स H1। यार क्या कर रहा हूँ मैं, अब की बार H1 बना दिया। तो हेलो लिखा है, जैसे ही मैंने क्लिक किया हो गया चेंज। इसीलिए जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना क्या है आदमी सीधा जाके नहीं लिख सकता था क्या? यहाँ से कंट्रोल करने का क्या पर्पस है कि यहाँ हम लॉजिकली कंट्रोल करेंगे। ऐसा हो तो बदलना, ये हो जाए तो ऐसा कर देना। तो इफ एल्स लूप, इनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें HTML को, इसलिए हम यहाँ आए हैं, ठीक है। वरना तो है ही लिखना क्या इतना मुश्किल काम है कि पहले तुम यहाँ टारगेट करो फिर बदलो, वहाँ जाके सीधा नहीं लिख सकते। बात समझ आ रही है? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। हमने एक छोटी सी चीज़ करी, ध्यान दो। हमने जाकर के कहा कि एक अपना मान लेते हैं ससेंटर लिखा है, ठीक है ना। हैशटैग तो बॉक्स ही रहने दो फिर चलेगा, जो दिक्कत नहीं है, मैं बेकार में डिलीट कर बैठा, ठीक है। डन। अब जाके मैंने कहा काउंट 0 लिखा है, डन। हाँ ठीक है 0 लिखा है, डन। टारगेट तो कर ही रखा है, डन। तुम लोगों को वो याद है सेट इंटरवल, है ना? इसमें एक एरो फंक्शन लगाते हैं, याद है ऐसे, और कॉमा दे के फिर टाइम बताना पड़ता है। तो 1000 मतलब एक सेकंड हुआ, और ये फंक्शन में जो करना है करना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक वेरिएबल बनाते हैं लेट c बराबर 0, है ना। अब मैंने जाकर के कहा कि बॉक्स के इनर HTML में लिखना जाके काउंट प्लस c। काउंट नाम का मैसेज आएगा और c नाम के वेरिएबल का डेटा आएगा। अब यहाँ जाकर के मैंने कह दिया c को प्लस प्लस भी कर देना। कोई ताजमहल नहीं बनाया है, बट बात समझ रहे हो कि क्या बेसिकली डॉम का काम क्या है। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा अगर काउंट शुरू से 10 रखूं, काउंट को माइनस माइनस करूं, शुरू से भी मैं 10 ही रखूंगा ताकि दिखे वो ठीक से, डन। अब मैंने कहा कि ऐसा है, ठीक है। अगर जो c है वो 0 हो जाए
तो पहली बात तो उसको रोक देना, उस पर मैं बाद में आता हूँ। बट हाँ, रीसेट कर देना। या चलो मैं तुमको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ जो हम आगे पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसको 2 मिनट दो, बाद में समझाता हूँ। मैंने कहा टील कर देना। काउंटर रोकना बाद में सिखाऊंगा। क्लियर इंटरवल। समझा? ये करने के लिए आए हैं जेएस से, वरना क्या बैकग्राउंड कलर सीधा नहीं आता बदलना, राइट? ये करने आए हैं कि भाई लॉजिक इफ ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देना। तो इफ तो हाँ, इफ तो होता ही है, टाइमर तो होता ही है, फंक्शन तो होता ही है, ये तो पहले से है। बट अगर इनके साथ हमारे पास ये ताकत ही नहीं रही कि HTML को बदलो, तो लॉजिक का करें क्या फिर हम? है हमारे पास इफ एल्स, है हमारे पास टाइमर, है हमारे पास काउंटर भी। हम चाहते तो इफ लगा के बोल सकते थे कि कंसोल डॉट लॉग कलर बदल दो, तो जब काउंटर 10 सेकंड के बाद 0 पर आता तो कंसोल डॉट लॉग हो जाता। बट कंसोल लॉग होता, मुझे पेज का कलर बदलना है, तो कलर बदलने के लिए जावास्क्रिप्ट में ताकत हो CSS को कंट्रोल करने की तब ना। तो ये डॉम नाम का चैप्टर ज़रूरी है, वरना आप जावास्क्रिप्ट को बोल ही नहीं पाएंगे कि करना क्या है HTML CSS पर। हाँ बिल्कुल। अब इस पर तो बाद में आते हैं कि कैसे क्या लिखा है। पर्पस क्लियर हो रहा है, ये सब कुछ डॉम है ना। कुछ कह रहे थे तभी? हाँ बिल्कुल, वो तो फिर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ सर, तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वो HTML में होगी, जो इनिशियल वैल्यूज होती है, और फिर उसको जो कंडीशनली चेंज करना है या अपडेट अपग्रेड जो भी करना है वो फिर JS से होगा। ऐसा सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि हमेशा हो सकता है कुछ वहाँ ना भी हो। कई बार यहाँ से चीज़ें बन रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कई बार वहाँ कुछ लिखा ही ना हो, जो है यहीं से लिखा हो। ऐसा हो सकता है वहाँ पे बहुत कुछ काम का लिखा है और यहाँ से खाली एक बार उसको बदल दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ बट ओवरऑल सही सोच रहे हो आप। ये अच्छे से क्लियर है गाइस? पक्का? डन। तो अब सबसे पहले तो इनर HTML सीखा है, इनर टेक्स्ट सीखा है। एक वीडियो आपके ग्रुप में और डाल रहा हूँ जो हमको कल पढ़ना है। तो मेरी दरखास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वो देख के आना कल। आज वाला तो मैं डाल ही दे रहा हूँ, आज वाला मत देखो चलेगा, वो वाला देख लेना, क्योंकि उसमें पूरा डॉम एक बार में पढ़ाया है, जितना बेसिक लेवल पर पढ़ाया जा सकता है 1 घंटे में। ठीक है, तो उसको देख के फिर आप कल वापस से वो चीज़ देखेंगे, ईजिली आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी का ही और